हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स की स्टोरीज शेयर करती हूँ। आज मैं द अल्केमिस्ट बुक की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये स्टोरी एक लड़के की है जो खजाने की तलाश में होता है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट ट्रस्ट मी, आपको कुछ अच्छा ज़रूर सिखाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्पेन के एंडालुसिया शहर में सैंटियागो नाम का एक शेफर्ड रहता है। उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपनी भीड़ों के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था। एक बार शाम ढलने की वजह से उसने एक टूटे हुए पुराने चर्च में रात बिताने की सोची। वो वहाँ अपनी भीड़ों के साथ एक पेड़ के नीचे सो गया। तब उसे एक सपना आता है। वो सेम ड्रीम उसे पहले भी आया होता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है। वो हमेशा से ये बात मानता था कि उसकी भेड़ें उसकी बातें समझ सकती है, इसलिए वो हमेशा उन्हें अपने अकेलेपन और खुशियों के बारे में बताता रहता था। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक लड़की के बारे में बात कर रहा था, जो उस मर्चेंट की बेटी थी जिसे वो 1 साल पहले वुल बेचने गया था। मर्चेंट उस समय बिजी था। उसने उस लड़के को वेट करने को कहा। तब वो वहां बैठकर एक बुक पढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक लड़के की आवाज आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उस लड़के को लगता है कि काश ये टाइम कभी खत्म ही ना हो, लेकिन तभी वहां पर मर्चेंट आ जाता है और उसे वुल खरीदकर अगले साल आने को कहता है। इस बार वो उसी मर्चेंट के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस गांव में एक बूढ़ी औरत होती है जो ख्वाबों के बारे में बताती है। तब वो उस औरत के पास जाकर उसे बताता है कि उसे ये सेम ड्रीम 2 बार आ चुका है। मैं अपनी भेड़ों के साथ एक खेत में था, तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आकर मेरी भेड़ों के साथ खेलने लगता है। फिर वो मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे इजिप्ट के पिरामिड ले जाता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने लगता है, मेरा सपना टूट जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब तो बता दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। लड़का उसे प्रॉमिस करता है। बूढ़ी औरत बोलती है कि अगर एक छोटा बच्चा तुम्हारे सपने में आया था तो तुम्हें जरूर इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। लड़का उसे पूछता है कि मैं इजिप्ट कैसे जाऊंगा। वो औरत बताती है कि मैं सिर्फ सपनों का मतलब बताती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उन्हें रियलिटी में कैसे बदलना है। और ये बोलकर उसे वहां से जाने को बोलती है। लड़का थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि अब वो ड्रीम में बिलीव नहीं करेगा। पास ही के एक बाजार से वो कुछ खाने को लेता है और वहाँ एक बेंच पर बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बैठ जाता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। पूछता है कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। वो लड़का थोड़ा रूड बिहेव करता है, लेकिन फिर अपनी किताब उसे दे देता है, ये सोचकर कि शायद उसे पढ़ना ना आता हो। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे पढ़ना आता था। तब वो लड़का ये नोटिस करता है कि उस आदमी के कपड़े थोड़े से अजीब हैं और पूछता है, तुम कहाँ से हो। आदमी बताता है, मैं सैलेम का राजा हूँ। लड़का सोचता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं अपनी भेड़ों के साथ ही ठीक हूँ। वो आदमी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं। लड़का बोलता है, बहुत है। वेल, तब तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आदमी बोलता है। वो लड़का इरिटेट होकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी, तुम ही हो जिसने कन्वर्सेशन स्टार्ट की। मुझे मेरी बुक वापस करो, मुझे मेरी भेड़ें इकट्ठा करनी है। वो आदमी बोलता है कि मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि छिपा हुआ खजाना कहाँ है। तब वो लड़का सोचता है कि ये जरूर उस बूढ़ी औरत का पति है, इसे उसी ने भेजा है मुझसे पैसे लेने के लिए। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोल पाता, वो आदमी एक स्टिक से रेत पर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। लड़का देखता है रेत पर उसके माता पिता का नाम, मर्चेंट की डॉटर का नाम और भी बहुत कुछ लिखा होता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया होता। आदमी फिर बोलता है, आई एम द किंग ऑफ सालम। वो लड़का पूछता है, लेकिन एक किंग एक शेफर्ड से क्यों बात करेगा। राजा बोलता है, बहुत से कारण हो सकते हैं, बट फिलहाल ज्यादा जरूरी ये है कि सोचो कि तुम अपनी डेस्टिनी
डिस्कवर करने में सफल हो जाओ। उस लड़के को नहीं पता होता कि एक पर्सन की डेस्टिनी क्या होती है। राजा बोलता है, जो तुम हमेशा से पाना चाहते थे वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है। यंग एज में हमें पता होता है कि हमारी डेस्टिनी क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक नेगेटिव मिस्टीरियस फोर्स हमें कन्वेंस करने लगती है कि डेस्टिनी को पाना इम्पॉसिबल है। बट व्हेन यू रियली वांट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। इसी कन्वर्सेशन के बीच लड़का खजाने के बारे में पूछता है। राजा बोलता है, तुम्हें खजाने के बारे में जानना है तो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। लड़का बोलता है, अगर मैं खजाने का 10वां हिस्सा दे दूं तो? तब राजा उसे समझाता है कि अगर तुम उस चीज को देने का प्रॉमिस करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उस चीज को पाने के लिए पूरे एफर्ट्स के साथ काम नहीं कर पाओगे। लड़का बताता है कि वो ऑलरेडी किसी को प्रॉमिस कर चुका है। राजा बोलता है, चलो ठीक है, इससे तुम्हें ये लर्निंग मिलती है कि एवरीथिंग इन लाइफ हैज इट्स प्राइस। राजा उसे नेक्स्ट डे अपनी 1/10 भेड़ों के साथ बुलाता है। वो लड़का सोचता है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ, वो मेरे बिना जीना सीख गए हैं और मैं उनके बिना, ये भेड़ें भी मेरे बिना जीना सीख जाएंगी और उस मर्चेंट की डॉटर की भी किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। नेक्स्ट डे वो लड़का अपनी 1/10 भेड़ों को लेकर और बाकी की भेड़ों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करके उस राजा के पास जाकर खजाने के बारे में पूछता है। राजा बोलता है, खजाना इजिप्ट के पिरामिड में है और उसे पाने के लिए तुम्हें संकेतों को फॉलो करना पड़ेगा। राजा उसे 2 प्रीशियस स्टोन देता है और बोलता है, जब तुम संकेतों को ना पढ़ सको तब इनकी हेल्प लेना, लेकिन जहां तक हो सके अपने डिसीजंस खुद लेना और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तक मंजिल ना मिल जाए अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना। तब उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लड़का शिप में बैठकर अफ्रीका पहुंचता है और पहुंचते ही उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। वो लड़का दुखी होकर सोचता है कि भगवान ने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसे वो 2 स्टोन देखकर थोड़ी राहत मिलती है और सोचता है, ये जगह अजीब नहीं है, बस थोड़ी नई है और मैं हमेशा से ही नई जगहों पर जाना चाहता था, मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसने पहाड़ की चोटी पर एक क्रिस्टल शॉप देखी और वहां जाकर बोला कि मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, बदले में मुझे तुम कुछ खाने को दे देना। जब वो लड़का क्रिस्टल साफ कर रहा होता है, वहां से 2 कस्टमर क्रिस्टल परचेज करते हैं। फिर जब वो लड़का और मर्चेंट खाना खा रहे होते हैं तो मर्चेंट उस लड़के को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? लड़का बोलता है, मैं सिर्फ आज के दिन ही काम कर सकता हूँ, मैं पूरी रात काम करूँगा, मैं सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए जिससे कि मैं इजिप्ट जा सकूं। मर्चेंट हंसकर बोलता है, अगर तुम पूरे साल भी मेरे सारे क्रिस्टल साफ करो तब भी तुम इजिप्ट जाने लायक पैसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। एक पल में ही उस लड़के की सारी खुशियाँ गुम हो जाती है और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। उसे काम करते करते 1 महीना हो जाता है। तब वो मर्चेंट को बोलता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल को बाहर डिस्प्ले के लिए लगा दे, जिससे कि लोग उन्हें देखकर खरीद सके। थोड़ा मनाने के बाद मर्चेंट डिस्प्ले के लिए मान जाता है। फिर उन क्रिस्टल शॉप पे सेल बहुत बढ़ जाती है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन वो लड़का सोचता है कि जो लोग हिल पर चढ़कर आते हैं, क्यों ना हम उन्हें क्रिस्टल ग्लास में चाय पिलाए। मर्चेंट उस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद वो परमिशन दे देता है। फिर उस मर्चेंट का बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि उसे 2 एम्प्लॉयज और हायर करने पड़ते हैं। उस लड़के को काम करते करते 11 महीने बीत जाते हैं। वो लड़का रियलाइज करता है कि अब उसके पास काफी पैसे हैं, अब वो अपने देश वापस जा सकता है, भेड़ें खरीद सकता है। तब वो मर्चेंट को बोलता है कि आज मैं जा रहा हूँ। वहां से अपने रूम में जाकर अपना सामान लेने लगता है। वहां उसे अपना पुराना पाउच दिखता है जिसमें वो 2 स्टोन देखता था जो उस राजा ने उसे दिए थे। उन्हें देखकर उस राजा की बात याद आ जाती है कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, अपने सपने कभी मत छोड़ो, संकेतों को फॉलो करो। लड़का सोचता है कि मैं अपने देश वापस जाऊंगा और भेड़ें खरीदूंगा, लेकिन इस बार वो अपने डिसीजन से खुश नहीं था। उन्हें वापस जाने के लिए 1 साल काम किया, लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे कि ये उसका ड्रीम है ही नहीं। तब उसने उन दोनों स्टोन को फील किया और सोचा, मैं कभी भी वापस जाके शेफर्ड बन सकता हूँ, लेकिन मुझे इजिप्ट जाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक तरफ उसे अपने शहर एंडालुसिया जाने के लिए 2 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ इजिप्ट जाने के लिए पूरा डेजर्ट पार करना पड़ेगा। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अपनी मंजिल के 2 घंटे और करीब आ गया हूँ। उस पल मानो उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। वो इजिप्ट जाने वाले करावन को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है जो एल्केमिस्ट की खोज में इजिप्ट जा रहा होता है। उस एल्केमिस्ट की उम्र 200 साल की होती है और वो तांबे को सोने में बदल सकता है। डेजर्ट के आधे रास्ते में पहुंचते ही कबीलों में जंग छिड़ जाती है, तो वो लड़का इंग्लिशमैन के साथ उस अल्केमिस्ट को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। वो एक कुएं के पास लोगों से अल्केमिस्ट का पता पूछते हैं। तब वहाँ एक फातिमा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर उस लड़के को उससे प्यार हो जाता है। फातिमा उन्हें अल्केमिस्ट का पता बताते हुए साउथ की तरफ इशारा करती है। इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट के पास जाता है। अल्केमिस्ट उससे पूछता है कि मुझे 10 साल ढूंढते हुए तुमने सोना बनाने की कोशिश की? तो इंग्लिशमैन बोलता है नहीं। तो अल्केमिस्ट बोलता है फिर बस जाओ और कोशिश करते रहो। दूसरी तरफ वो लड़का रोज फातिमा से मिलने जाता है। एक दिन वो लड़का बोलता है कि आई वॉन्ट यू टू बी माई वाइफ, और उससे बताता है कि वो यहाँ एक खजाने की तलाश में आया है, लेकिन युद्ध उसके लिए अभिशाप बन गया है और अब उसे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे तुम मिली। एक दिन वो लड़का डेजर्ट में बैठकर डेजर्ट की लैंग्वेज समझने लगता है। तब वो 2 बाज को लड़ते हुए देखता है और उसे एक ऐसा विजन आता है कि उस गांव पर अटैक होने वाला है। वो ये बात भागकर गांव के सरदार को बताता है। तो सरदार आपस में बात करते हैं कि डेजर्ट ऐसी बात किसी अनजान आदमी को क्यों बताएगा जो डेजर्ट को जानता भी ना हो। तब सरदार बोलते हैं कि अगर ये बात झूठी निकली तो कल उसे मार दिया जाएगा। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है। फिर सडनली वो लड़का अपने आसपास बहुत तेज हवाएं महसूस करता है। वहां एक स्ट्रेंज हॉर्समैन आकर पूछता है, हु डेयर्स टू रीड द मीनिंग ऑफ फाइट? लड़का बोलता है, इट्स आई हु डेयर्ड टू डू सो। उस हॉर्समैन ने अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ की और बोला, तुम कौन होते हो? उसे बदलने वाले जो अल्लाह करना चाहते हैं। वो लड़का बोलता है, मैं सिर्फ वो पढ़ रहा था जो डेजर्ट के बर्ड ने मुझे बताया। अल्लाह ने मुझे लैंग्वेज ऑफ बर्ड सिखाई है और एवरीथिंग हैज बीन रिटन बाय द सेम हैंड। तब उसने अपनी तलवार हटाई और बोला, बी केयरफुल विद योर प्रोग्नोस्टिकेशन। लड़का बोलता है, मैंने सिर्फ आर्मी को देखा है, मुझे उस बैटल का रिजल्ट नहीं पता। स्ट्रेंजर उसके आंसर से सेटिस्फाई होकर बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारा करेज टेस्ट करने आया था। करेज बहुत ज़रूरी होता है लैंग्वेज ऑफ वर्ड को समझने के लिए। तुम इस डेजर्ट पर कभी कंप्लीटली ट्रस्ट मत करना, ये हर कदम पर तुम्हारा टेस्ट लेगा। कल अगर आर्मी आई और तुम बच गए तो मुझे ढूंढना। लड़का पूछता है कि तुम रहते कहाँ हो? वो साउथ की तरफ इशारा करते हुए चला जाता है। ही वॉज एल्केमिस्ट। द बॉय हैड मेट द एल्केमिस्ट। अगले दिन सच में युद्ध होता है और कबीले वाले जीत जाते हैं, क्योंकि पहले से खबर होने की वजह से उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली थी। फिर कबीले का सरदार उस लड़के को बुलाकर 50 सोने के सिक्के देता है और वहाँ का काउंसलर बनाने का ऑफर देता है। उस रात वो लड़का एल्केमिस्ट से मिलने साउथ की तरफ निकल जाता है और एल्केमिस्ट से पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तब एल्केमिस्ट बोलता है, मुझे हवाओं ने संकेत दिया था कि तुम आओगे और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लड़का पूछता है। एल्केमिस्ट बोलता है, नो, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है, मैं तुम्हें बस डायरेक्शन दिखाऊंगा। नेक्स्ट डे वो फातिमा से मिलकर उसे बताता है कि मैं जा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई एम कमिंग बैक। फातिमा बोलती है, मुझे पता है कि तुम आओगे। वो लड़का एल्केमिस्ट के साथ निकल जाता है। एल्केमिस्ट बोलता है, उसके बारे में मत सोचो जो तुम पीछे छोड़ आए हो। लड़का बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ और सिखाओगे। एल्केमिस्ट बोलता है कि सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, करने से चीजें आती है। 2 दिन और ट्रेवल के बाद एल्केमिस्ट और सावधान हो जाता है, क्योंकि वो उस जगह के पास आ जाते हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है। एक दिन लड़का पूछता है
कि हमें अपने मन की क्यों सुननी चाहिए। अल्केमिस्ट बोलता है क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा मन होगा वहीं तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का बोलता है मेरे हार्ट में बहुत से इमोशन हैं। हम जब भी कहीं आराम करने को रुकते हैं मेरा मन बोलता है कि मैं फातिमा के पास वापस चला जाऊं। अल्केमिस्ट बोलता है हाँ ये हो सकता है। इसका कारण ये है कि वो डरता है कि कहीं तुम अपने सपनों का पीछा करते करते वो सब ना खो दो जो तुम्हें अब तक मिला है। हार्ट को सफ़र करना पसंद नहीं होता। तब वो लड़का खुद को प्रॉमिस करता है कि जब भी उसका हार्ट उसे कोई संकेत देगा तो वो ज़रूर सुनेगा। वो अल्केमिस्ट से पूछता है कि क्या उसे और भी कुछ जानने की ज़रूरत है। तब अल्केमिस्ट उसे बोलता है कि जब भी कोई अपने सपने के बहुत करीब होता है उसे बहुत से इम्तिहान देने पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें कबीले वाले पकड़ लेते हैं ये बोलकर कि वो जासूस है। अल्केमिस्ट बोलता है कि वो तो शिकार करने निकला है और ये लड़का अल्केमिस्ट है और ये 3 दिन में खुद को हवा में बदल सकता है और इसके पास गोल्ड भी है। अल्केमिस्ट उन्हें वो गोल्ड दे देता है। फाइनली कबीले का चीफ पूछता है कि अल्केमिस्ट क्या होता है। तब अल्केमिस्ट बताता है इट इज़ अ मैन हु अंडरस्टैंड्स नेचर एंड द वर्ल्ड और अगर ये चाहे तो तुम्हारे सारे कैंप डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब वो चीफ हंसकर बोलता है हमें पागल मत बनाओ। अगर 3 दिन में इस लड़के ने खुद को हवा में नहीं बदला तो तुम दोनों मारे जाओगे। उनके जाने के बाद लड़का डरकर पूछता है कि तुमने उन्हें मेरा सब कुछ क्यों दे दिया। अल्केमिस्ट बोलता है तुम्हारे पैसे से हमें 3 दिन की जिंदगी मिली है और ये आम बात नहीं है कि पैसे से जिंदगी बचाई जा सके। वो लड़का डरा हुआ होता है क्योंकि उसे खुद को हवा में बदलना नहीं आता। तब अल्केमिस्ट बोलता है कि डरो मत, उन्हें अपना डर मत दिखाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। ये डर तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। लड़का बोलता है कि मैं डर नहीं रहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे खुद को हवा में बदलना नहीं आता। तुम्हें सीखना पड़ेगा। लड़का बोलता है अगर मैं ना सीख पाया तो अल्केमिस्ट बोलता है अपनी जर्नी के बीच में मरने को तैयार हो जाओ। एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन लड़का अल्केमिस्ट को बोलता है कि हम दोनों मरने वाले हैं। अल्केमिस्ट बोलता है यू आर द वन हु मे डाई। मुझे तो पता है कि खुद को हवा में कैसे बदलते हैं। उस दिन वो लड़का एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और डेजर्ट को ऑब्जर्व करता है। तीसरे दिन होने पर चीफ अल्केमिस्ट को बोलता है कि वो लड़का कहाँ है। अल्केमिस्ट उन्हें उसी चट्टान पर ले जाता है जहाँ वो लड़का होता है। वो लड़का डेजर्ट से लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में बात करता है और उसकी हेल्प मांगता है। डेजर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें अपना सेंट दे सकता हूँ बट तुम्हें हवा की मदद लेनी पड़ेगी। हवा उस लड़के और डेजर्ट की बात जानती है क्योंकि वो कहीं भी जा सकती है। लड़का हवा से मदद मांगता है और बोलता है कि तुम मेरी मदद करो। हवा बोलती है कि तुम हवा नहीं बन सकते, हम दोनों बहुत ही अलग हैं। लड़का बोलता है ये सच नहीं है, मुझे अल्केमिस्ट ने ये सीक्रेट बताया है। मेरे अंदर हवा, डेजर्ट, ओशन और वो सब कुछ है जो इस यूनिवर्स में है। हम सबको एक ही हाथ में बनाया है, हम सब में सेम सोल है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। हवा उसकी बात से इरिटेट हो जाती है और वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है जिससे आसमान रेत से भर जाता है। सन एक गोल्ड डिस्क में बदल जाता है। दूर खड़े कैंप के लोग तूफान की वजह से कुछ नहीं देख पा रहे होते। इस तरह लड़का डेजर्ट, एयर और सन से लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में बात करके हवा लाने में कामयाब हो जाता है। कबीले वाले उन्हें छोड़ देते हैं। तब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अल्केमिस्ट रास्ते में एक मॉक का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ पर गोल्ड बनाता है। उससे वो उसके 4 हिस्से करता है। एक उस मॉक को देता है, एक अपने पास रखता है, एक उस लड़के को देता है और चौथा हिस्सा उस मॉक को दे देता है ताकि अगर उस लड़के को ज़रूरत पड़े तो वो ले सके। लड़का बोलता है मैं अपने खजाने के बहुत पास हूँ। अल्केमिस्ट बोलता है हाँ, और तुम्हें वो खजाना ज़रूर मिलेगा। लड़का बोलता है कि फिर ये चौथा हिस्सा मेरे लिए क्यों। तब अल्केमिस्ट बोलता है कि एक कहावत है, जो एक बार होता है वो दोबारा नहीं होता, लेकिन जो दोबारा होता है वो 3rd टाइम ज़रूर होता है। तुम पहले ही अपनी सेविंग 2 बार खो चुके हो।
एल्केमिस्ट बोलता है कि पिरामिड यहाँ से सिर्फ 3 आवर्स की दूरी पर है, यहाँ से तुम अकेले जाओगे। कुछ घंटे चलने के बाद लड़का पिरामिड पहुँच जाता है और वहाँ घुटने के बल बैठकर रोने लगता है और भगवान का धन्यवाद करता है उसे डेस्टिनी में बिलीव कराने के लिए। जहाँ उसके आंसू गिरे थे वो वहीं पर खोदना स्टार्ट कर देता है। तब वहाँ कुछ रेफ्यूजीज आते हैं और उससे वो गोल्ड का टुकड़ा छीन लेते हैं और सोचते हैं यहाँ उसे ज़रूर कोई खजाना मिला होगा। वो उस लड़के को मारते हैं और खुदाई करने को कहते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि फाइनली वो लड़का बोलता है कि मैं यहाँ खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ। मुझे एक सपना आया था कि इजिप्ट के पिरामिड में मुझे खजाना मिलेगा। तब वो सोचते हैं ये तो कोई पागल है, इसने ये सोने का टुकड़ा भी ज़रूर कहीं से चुराया होगा, इसके पास और कुछ नहीं है। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर वो जाने लगते हैं। तब उनमें से एक वापस आकर बोलता है कि तुम मरोगे नहीं, तुम जियोगे। और कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक सपने के पीछे इतना बड़ा डेजर्ट पार करे। मुझे भी 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक सपना आया था कि स्पेन के एक टूटे हुए पुराने चर्च में जहाँ शेफर्ड अपनी भेड़ों के साथ सोते हैं वहाँ खजाना छुपा है। पर मैं इतना पागल नहीं हूँ कि ख्वाबों के पीछे इतनी दूर जाकर खुदाई करूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का तब हंसता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका खजाना तो वहीं उस चर्च में था जहाँ वो सोया था। तब वो स्मोक से सोने का चौथा हिस्सा लेकर स्पेन के उसी चर्च में वापस आता है और उसे वहाँ वो खजाना मिल जाता है। वादे के अनुसार वो खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे देता है और फिर फातिमा के पास चला जाता है। फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की प्यारी सी स्टोरी जो सिखाती है कि सपने देखना कभी मत छोड़ो। अगर आप सच में किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आगे भी सुननी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।